नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यावर्त रीजेनरेटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जिसे यदि आपने अंत तक बैठकर सुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इवोल्यूशनिस्ट या नास्तिक इवोल्यूशन का आधार लेकर के आपको थोड़ा भी भ्रांति में डाल सकेगा। आज की हमारी वीडियो प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस के कुतर्कों के खंडन में होगी। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं उन दर्शकों से हम कहें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद अवश्य शेयर करें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सेल्स समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको NCBI की साइट पर ले चलता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ लिखा है सेल्स जो है वो 2 मेन क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें न्यूक्लियस जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स से वो सेपरेटेड होता है और इसमें एनवेलप्स भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो इन कंपेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन भी नहीं होता है, और इसको आप टेबल नंबर 1 में भी देख सकते हैं। और आगे इसमें ये बताया है कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सब आए हैं एक ही प्रीमोर्डियल एंसेस्टर से, ऐसा पाश्चात्य लोग बताते हैं। अब इनके अनुसार माना तो ये जाता है कि 3.8 बिलियन साल पहले लाइफ धरती पर आई है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये अर्थ की लेयर्स को देख करके उसमें जो इनको फॉसिल्स दिखे उसके अनुसार उन्होंने ये कालगणना का अनुमान निकाला है। अब यहाँ पर एक टाइम स्केल ऑफ इवोल्यूशन है, इसमें समझाया है कि इवोल्यूशन ऑफ सेल किस प्रकार हुए और इसके अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग क्या होंगे, इसके बारे में यहाँ बताया है। अब 1920s में सबसे पहले ये बताया गया था कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं और इसके बाद वे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, अर्थ की स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में बताया गया। तो जब लाइफ आई थी उस समय जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो लगभग 9 के बराबर था या नहीं था, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और N2 था, और एडिशन में H2, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट थे। और इस एटमॉस्फेयर ने एक रेड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट किया था जिसमें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक एनर्जी का सोर्स मिला, जैसे कि सनलाइट या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कह लो। तो ये सारी अनुमान पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने लगाया है प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर को लेकर के। इसी को बाद में स्टैनली मिलर ने 1950s में एक प्लॉसिबल या कहें दिखावटी एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया। तो स्टैनली मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क से H2, CH4 एंड NH3 वाटर के साथ यूज़ करके ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, और उसमें उन्होंने एमिनो एसिड्स की खोज की। तो जैसा कि आपने हमारी पूर्व की मिलर उरे एक्सपेरिमेंट की वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने स्पार्क से मीथेन, H2, NH3 वाटर के साथ यूज़ करके ऐसे करके एक अनुमानित प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की रूपरेखा या कहें प्लॉसिबल एक्सपेरिमेंट की रूप दी, और उसके अंदर उन्होंने एमिनो एसिड्स की खोज की। मिलर का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह तो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं था, और न वे कल्पना करके भी बना पाए, और जो बना पाए उसमें भी एमिनो एसिड्स की मिश्रण मिली, जिससे कि उल्टे लाइफ फॉर्म होने में ही चैलेंजेस आने लगे। तो इतना ही कहना उचित है कि उन्होंने बेसिक मटेरियल्स तो उपलब्ध करवा पाए, और इसी के आधार पर ये लोग सभी जगह पर एक फेक अफवाह उड़ा दिए कि लैब में लाइफ को फॉर्म कर दिया गया। इसी साइट पर देखेंगे तो हर जगह पे प्लॉसिबल लिखा हुआ है, अर्थात ये कोई एक्चुअल नहीं था। तो हमें सिर्फ यहाँ से इतना जानना था, इसके आगे इन्होंने कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है, इसलिए हम इनकी सारी बातें आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ये लोग आप लोगों को आधा पढ़ा करके फिर अपनी बात उसमें जोड़ करके बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स दिखा करके उसमें अलग अलग प्रकार की थ्योरीज को घुसा करके ये लोग उसमें इवोल्यूशन को सिद्ध करते रहते हैं। देखिए आगे ये कह रहे हैं 1980s में, तो यहाँ तक ये लोग ये थ्योरी मानते हैं कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन तक ये लोग पहुँच चुके थे।
अभी हमने हार्मफुल इवोल्यूशन पे कोई बात नहीं की है, केवल सक्सेसिव इवोल्यूशन ही यहाँ पे देखा जा रहा है। फिर भी देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये खोज हुई कि आरएनए जो है वही कैपेबल है बहुत सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन में भी। तो ये लोग ये दावा करते हैं कि आरएनए ही वो तत्व है जो दोनों काम कर सकता है। वो टेम्पलेट की तरह भी वर्क करता है और कैटेलाइज्ड होकर के रेप्लिकेट भी हो सकता है। तो बिना तत्व के आरएनए से ही इन लोगों ने सेल्फ रेप्लिकेशन बता दिया। तो कहानी में ऐसे ऐसे किस्से गढ़े जाते हैं। हमारे इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने मिलर उरे एक्सपेरिमेंट की एकदम सूक्ष्मता से जब जांच पड़ताल की, तो उसमें हमें ये पाया गया कि लाइफ तो फॉर्म होता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट में। तो ये लोग जब वहीं पर फेल हो गए तो आगे की बात करना व्यर्थ ही है। प्रोटीन फॉर्मेशन में ही आपको 100 से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कह देंगे कि सक्सेसिव इवोल्यूशन में कि आरएनए स्वतः ही सारा इवोल्यूशन कर सकता है, ये भी एक मूर्खतापूर्ण थ्योरी है। वो कैसे है हम आगे बिल्कुल जानने वाले हैं, धैर्य रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सृष्टि जो है एकदम साइंटिफिक रूप से वर्क करती है। इसके जो लॉस है वो एकदम सटीक और सार्वभौमिक है, अर्थात लॉ एक माइन्यूट पार्टिकल में भी और लार्ज बॉडीज में भी सेम एक्ट करता है। ये हम फिजिक्स या भौतिकी में पढ़ते आए हैं। अब आप थोड़ा बेसिक्स चीज़ों को जान लीजिए। पहले हमारे दर्शन शास्त्रों में गौतम मुनि जी ने अनुमान प्रमाण के 3 भेद बताए हैं और ये बताया है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधारित होता है, यानी कि जो भी आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी को आधार बना के आप अनुमान कर सकते हैं। अब अनुमान प्रमाण का दूसरे अनुमान प्रमाण से खंडन हो सकता है यदि दूसरे पक्ष में इससे अच्छा हेतु हो और उसका उदाहरण भी सटीक हो, सत्य हो, तो पहले वाले का खंडन हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी 2 प्रमाणों को लगभग हमारे समतुल्य मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। और जिस चीज़ का आप 20 बार, 30 बार, 50 बार आप ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, बार बार उसको आपने परख लिया है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई संशय नहीं है तथा उसका दृष्टांत भी भली भांति बन रही है, उसको हमारे शास्त्रों में अनुमान प्रमाण कहा गया है। अब आधुनिक विज्ञान भी ऑब्जर्वेशंस को देख करके फैक्ट मानता है और इन्हीं फैक्ट्स तथा अपनी अनुमानों को लेकर के इन लोग थियरीज को कहते हैं। अर्थात थियोरी क्या हुआ? फैक्ट और हाइपोथेसिस का मिश्रण। फैक्ट अलग चीज़ है, थ्योरी अलग चीज़ है। अब जब थ्योरी या कहें अनुमान प्रमाण को इन लोग प्रमाणिक कहेंगे तो इनको कोई दृष्टांत देने को बाध्य करना चाहिए, क्योंकि नेचर में जो जो चीज़ें हैं उन सब में कोरिलेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम आपको स्कूल में पढ़ाया गया हो और वो जाकर आप अप्लाई करेंगे तो कहीं और काम नहीं करेगा। और जब भी ये नियम एक दूसरे में विरोध उत्पन्न करेंगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक बाइसिकल को लेते हैं। एक बाइसिकल के अंदर 7 हिस्से प्रेजेंट होते हैं। पहले तो 2 पहिए, एक टायर, एक हैंडल, पैडल्स, चेन, सीट एंड ब्रेक्स। और जब इन 7 पार्ट्स को जोड़ के साइकिल बन जाती है तब हम ये जानते हैं कि ये साइकिल स्वतः नहीं बनी है, इसको बनाने वाला भी चाहिए तथा साइकिल वाले में वो ज्ञान भी चाहिए जिससे कि साइकिल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी हमें 3 चीज़ नज़र आ रही है। एक सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा है ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ बन रही है, और तीसरा है नॉलेज जो उसको बनाने का ज्ञान है। और हम ये जानते हैं कि इनमें से एक का भी अभाव हो तो बाइसिकल कभी भी नहीं बनती है। हमारे पास नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिलता है कि बिना बनाए ही कोई वस्तु फॉर्म हो गई, और ये एक अच्छा दृष्टांत रूप में लीजिएगा। किंतु इस पर विकासवादी ये कहेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन से मानते हैं, और ये कहते हैं कि हम नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन की ताकत को भी नहीं जानते। तो इनको यही उत्तर देना कि पहले आप जान करके आइए फिर दावा करिए। तो देखिए, ये लोग भी थ्योरी के लिए बहुत सारी लोग से अनुमान उठाते हैं और मानते भी हैं, और उसी के आधार पर ये फैक्ट से थ्योरीज रचते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये लोग फॉसिल्स में जो भी कल्पनाएं किए हैं उसका आधार, उसका प्रमाण आज के फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स को लेकर के इन लोग अनुमान करते हैं। तो जब आप लोग भी अनुमान को मानते हो, दृष्टांत को मानते हो, उदाहरण को मानते हो, तो फिर ये कुतर्क किस प्रकार करते हो कि हमारा जो बाइसिकल का एग्जाम्पल है
वो गलत है। जैसे आपने प्राचीन फॉसिल्स में आज के साइंस के आधार पर उसकी मुखाकृति, हेयर्स, बॉडी स्ट्रक्चर इत्यादि अनुमान लगाया है, उसी प्रकार हमने भी जो अनुमान दिया है, जो लोक में देखा जाता है, उसका आपने बिना खंडन के आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनाइजर होता है, मैनेजर होता है। और आज के विकासवादी क्या कहते हैं, जो ये दो टर्म्स है, नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन, इसी से ये सब पॉसिबल हुआ है, जिसका कि खंडन आप दृष्टांत दे करके करें। जो भी चीज़ आपको सिद्ध करना है उसका एक दृष्टांत ले आइए और फिर अपना पक्ष रखिए, क्योंकि है तो आपकी भी थ्योरी ही, जो कि शुरू से आज तक बदलती बदलती इतनी सारी मॉडल्स में बदलती बदलती आई है। तो अब हम सत्य की जिज्ञासुओं के लिए सर्वप्रथम यह समझाएंगे कि जीवन क्या है। जीवन को बेसिकली 4 चीज़ों से समझते हैं। फर्स्ट है ईटिंग, यानी कि जो हम खाते हैं, इस इनटेक के भी 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। फल शाक आदि सॉलिड में आ गए, वाटर आदि जो है वो लिक्विड स्टेट में आ गए, और गैसियस में ऑक्सीजन को ले लीजिए। तो हम ये 3 चीज़ों का इनटेक करते हैं, इसे हमारा फर्स्ट पॉइंट समझे। सेकंड है मेटाबॉलिज्म, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी क्रिया क्या है, कैसे हम उसको पचाते हैं, कैसे उससे ऊर्जा बनती है, ये सब। थर्ड है एक्सक्रीशन, तो जो भी हमारा इनटेक है उससे पच करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने वाला कार्य एक्सक्रीशन में आता है। एंड फोर्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन, अर्थात अपने जैसे और भी प्राणियों की उत्पत्ति करना। तो लगभग जहाँ भी जीवन है वहाँ ये 4 चीज़ फंक्शनिंग में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यही प्रश्न आता होगा कि सबसे पहले जीवन स्टार्ट कैसे हुआ, और लाइफ स्टार्ट हुआ तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसके लिए हम 2 चीज़ों पे विचार करेंगे। फर्स्ट है जीवन को देने वाले परब्रह्म परमेश्वर, जिसका कि निज नाम ओम है, यही समस्त ऋषियों ने बताया है। सेकंड ये बात है कि बिना किसी बनाने वाले के जीवन उत्पन्न भी हो गया, या कहें अपने आप रैंडमली जो विकासवाद है, उस सिद्धांत को सेकंड पॉइंट में लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मतों को लेते हैं। तो जो दूसरा मत है, जो स्वतः उत्पत्ति मानता है, उसको विज्ञान के टर्म्स में एबायोजेनेसिस कहा जाता है, अर्थात निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति, या कहें अभाव से भाव की उत्पत्ति, जिस पर कि हमने पहले एक वीडियो बनाया है मिलर उरे एक्सपेरिमेंट के नाम से। इस मत में कोई निर्माता नहीं होता है। तो एबायोजेनेसिस में हमको क्या समझ में आया कि इसमें न कोई एक निर्माता होता है और न बनने वाली कोई सूचना उपलब्ध होती है। जो भी जीवन बना है वो अपने आप या कहें कोइंसिडेंसली निर्मित हो गया है, जिसे कि ये लोग तोड़ मरोड़ के कहते हैं कि कोइंसिडेंसली नहीं हुआ है, वह नेचुरल सिलेक्शन है। बात एक ही है, बस उसी को घुमा घुमा के बताया जा रहा है। तो इनके मत में यह है कि सबसे पहले स्टार्टिंग जो जीव है वो पानी में हुआ, उसी को इन लोगों ने प्रीमोडियल, लिक्विड इत्यादि नाम दिया, और फिर आगे इन लोगों ने थ्योरीज उन पर गढ़ दिए। और यहाँ पर एक और बात है कि जो फर्स्ट लाइफ है वो सिंगल सेल्ड थी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो के पढ़े, वहाँ पर भी यही बताया था। उसमें भी ये लोग प्रोकैरियोटिक सेल को प्रथम जीवन मानते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस पर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कुछ एक लोग प्रोकैरियोट से भी सामान्य व सरल जीवन प्रोटोप्लाज्मिक कोशिकाओं को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे इनकी थ्योरीज आगे और बढ़ेगी, और जैसे जैसे इनके ऊपर और प्रश्न आएंगे वे और थ्योरीज को एक्सपांड करते जाएंगे। तो इससे कोई प्राथमिक स्टेज की निर्धारण नहीं हुआ है। इस पर और पढ़ने के लिए हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो इन सारी तथ्यों को जानने के बाद हमें और आपको क्या समझ में आया कि प्रथम जीवन प्रोकैरियोट था या जो भी था, ये कोई मैटर नहीं करता है, और न ही विज्ञान इसे सिद्ध कर पाया है। इसमें आगे और भी थ्योरीज जुड़ेंगी और बहुत सारी कटेंगी, इतना तक तो अभी मान सकते हैं। तो वो जो भी रहा हो, हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि उसमें जीवन हेतु कुछ घटक होने जरूरी है। इसी को हम प्राथमिक जीव के आधार मानेंगे। जैसे हमने शुरू में बाइसिकल का एग्जाम्पल दिया, उसमें कुछ पार्ट्स थे जिसके मैकेनिज्म के होने के कारण उसकी एक स्ट्रक्चर थी, उसी प्रकार प्राथमिक जीव में भी जीवन हेतु कुछ घटक या पार्ट्स होने ज़रूरी है, तभी उसे जीवन मिलेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए, डीएनए, तीसरा जो है ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल जैसे कि राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स आदि। ऐसे ही हो सकता है उसमें भी कुछ इस प्रकार से और सरलताएं हो, कुछ और घटक हो। वैसे ही फोर्थ है ऊर्जा का स्रोत। सबका आप क्रम से डायग्राम भी देखते चलिए। जैसे सूर्य व जल होते ही हैं ऊर्जा स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि के ग्रहण व त्याग करने से भी ऊर्जा मिलती है। ये सब ऊर्जा के स्रोत बहुत जरूरी है। पांचवा है ट्रांसपोर्ट,
यानी कि स्थानांतरण। ये भी दो ही टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाहर से अंदर ले जाने, इसमें ऊर्जा लगती है, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में बिना ऊर्जा के अंदर से बाहर स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए, बाहर यदि कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे भी अंदर से बाहर की ओर स्थानांतरित किया जाता है। यह एक्टिव एक्सक्रिएशन है। जैसे कि मछली जल में प्रयोग करके अनावश्यक चीज़ें बाहर कर देती है एक्सक्रीशन के थ्रू। इसी के साथ नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसा दूसरा प्राणी उत्पन्न करना। तो कोशिकाओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है ये समझेंगे। यह कोशिकाओं में फिजन यानी बहुगुणीकरण से होता है। ये सब बातें प्रथम जीवित कोशिका के संदर्भ में छोटे छोटे मतभेद के बाद भी सब वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। उस कोशिका में फ्लैजिलम था या नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल थी या नहीं, ऑटोट्रॉप था या सेप्रोफाइट था, इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं। यह पूर्ण रूप से जितनी बातें एक कोशिका के जीवित रहने हेतु जरूरी है उनको सब वैज्ञानिक सही मानते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तब यह पता चलता है कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई 2 परतों वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं बाइलेयर लिपिड। उसी से ये उसकी पूरी कवरिंग बनी होती है। अब इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक अर्थात जल से दूर जाने वाले सिरे अंदर की ओर, अर्थात हाइड्रोफोबिक मतलब जल से दूर जाने वाले, और हाइड्रोफिलिक जल को आकर्षित करने वाले। ये इसमें 2 टाइप के फैक्टर्स को समझिए, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक अंदर की ओर होते हैं और हाइड्रोफिलिक बाहर की ओर। इसीलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन एक डायरेक्शनल यानी दिशागत विशेषता रखती है। यहाँ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको भी देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये दोनों साइड्स की जो व्यवस्था होती है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक की, और यदि इन दोनों की दिशा अलग अलग न हो के एक में हो जाए तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन कभी बनेगी ही नहीं। ये हम इतना डीपली क्यों समझा रहे हैं इसको आप एक उदाहरण से अब समझेंगे। मान लीजिए हम एक माचिस की तिल्ली को एक मैच बॉक्स में डाल करके हिलाने लगे। हम उसको रैंडमली कितनी भी बार शफल कर लें, हमें ये नहीं मिलेगा कि उसका जो फॉस्फोरस वाला जो हिस्सा है यानी जो जलने वाला सिरा है वो डायरेक्शन चेंज कर दे। क्या आप ऐसा हो सकता है? और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर कोई निर्माणकर्ता को नहीं मानते हैं। ये दूसरा मत है जो नास्तिकों का मत है। हम ये मान लेते हैं नास्तिकों के लिए कि इत्तेफाक से कोइंसिडेंसली ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनकी जो ये कोइंसिडेंस है वो राइट है, वो मान लेते हैं। अब देखिए एक दृष्टांत, एक छोटे बच्चे को भी आप कहोगे तो वो भी आपके कहे अनुसार माचिस की जो तिल्लियाँ हैं उसको अपनी बुद्धि विवेक से कथित डायरेक्शन में लगा देगा। और दृष्टांत ये भी कह रहा है कि अपने आप कितना भी हिला लीजिए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और होगा भी तो उस क्रम से नहीं होगा जिस क्रम से हमें चाहिए। क्या वो तिल्ली, एकमात्र तिल्ली डायरेक्शन चेंज कर लेगी बाकी सबको छोड़ के? बोलो ना, बोलो, इसका उत्तर दो। तो ये बिना कर्ता के कभी भी अपने आप क्रम में नहीं लग सकती। और हम यहाँ जीवन के प्रारंभिक समय स्टार्ट किस प्रकार हो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक सिलेक्शन, इन सब का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया तो बहुत बाद में घटती है ना। तो प्रारंभ में तो हमको ये सारे टॉपिक नहीं लेने हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन में जो रैंडम अरेंजमेंट है उसमें कितनी सत्यता है ये तो यहीं पर सिद्ध हो गया। अवश्य ही निश्चित रूप से ये बिना कर्ता के सिद्ध नहीं हो सकता, न ही लाइफ फॉर्म हो जाएगा, ये कल्पना कोई भी स्वीकार करेगा। अब सोचिए, बिना व्यक्ति के माचिस की तिल्लियां भी सही डायरेक्शन में नहीं लग रही है जैसा हमको चाहिए, तो सोचिए सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की डायरेक्शन किस प्रकार एकदम एक्यूरेट लग गई। ऐसे तो कुरान बाइबल में भी अविश्वसनीय बातें हैं कि हो जा बोलने से हो गया। वैसे ही आप लोगों का तर्क है, वैसे ही आप में भ्रांति है। क्या फर्क हुआ उनमें और आप में? आगे दूसरी बात पर आते हैं, टनल प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप बताओ कि ये प्रोटीन भी अपने आप बन गए क्या? सब कुछ चमत्कार से होता चला गया? यदि आपने हमारी पूर्व की मिलर रूल एक्सपेरिमेंट पर वीडियो देखी हो उससे भी यहाँ पर विचार करिएगा कि कोई भी प्रोटीन एमिनो एसिड के निश्चित क्रम से ही बन सकता है, अर्थात एमिनो एसिड्स को एक परफेक्ट सीक्वेंस में लगाएं तब ही प्रोटीन बनेगा। ऐसे ही नहीं जब सूक्ष्म लेवल पर ही आप मुंह के बल गिर चुके हो। तो सेल की उत्पत्ति स्वतः मानना कहाँ तक उचित है?
जब उस एक्सपेरिमेंट में टनल प्रोटीन भी डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, उसमें भी सही व सटीक डायरेक्शन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मिलर-उर एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, केवल लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स ही लाइफ हेतु प्रोटीन बना सकते हैं, बाकी के तो लाइफ को सिद्ध ही नहीं कर पाते। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तब भी भ्रांति में फंसे हुए हैं। जीवन के लिए हमें केवल लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन खुद डायरेक्शनल नेचर होने से ये दोनों बिना किसी निर्माता के नहीं बन सकते, तथा न तो ये अपने आप स्वच्छंद रूप से बन सकते हैं, क्योंकि यदि बन सकते होते तो मिलर-उर एक्सपेरिमेंट में भी बन गए होते। और एक बात सदा याद रखना, बिना किसी चेतनकर्ता के तो बन ही नहीं सकते। यदि लैब में बना लिया गया तो उसमें भी कर्ता और एक चेतन तत्व सिद्धि हमारे पक्ष में ही जाती है। तो हमारा उदाहरण एकदम सटीक था, उस पर विचार करिए। अब हम अगली बात पर प्रकाश डालें तो बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल्स पे। जैसे पहले हमने जाना कि बिना मटेरियल्स के साइकिल नहीं बन सकता, तो ये सारे बायोलॉजिकल यानी जैविक सूचना के कोड या सूत्र होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या आरएनए था, इस पर मतभेद है। तो ये सारे मतभेदों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ निर्माता को ही नहीं मानते, ना कोई सूचना को मानते हो, तो ये सब कोडिंग करने वाले जेनेटिक मटेरियल को किस प्रकार सिद्ध करोगे? इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लीजिए। प्रिंटिंग मशीन्स, उसमें लेड की ढाल पर ABCD क्रम से उभार होते हैं, उसी पर इंक लगाकर छपाई होती है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न यह है कि इसी ABCD आदि क्रम में लेड को व्यवस्थित करके हम मात्र हिला देवें तो क्या एक पूरी पुस्तक का निर्माण हो जाएगा? क्या सारी पुस्तक एकदम सही सही प्रिंट हो जाएगी? क्या उससे कोई सेंसफुल सेंटेंस मेक होगा? पुस्तक तो छोड़िए, एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इन लोगों की हाइपोथेसिस किस प्रकार की है, नास्तिकों की, ये आप यहाँ पर समझ तो रहे होंगे। तो इन लोगों से तो अच्छा हमारी हाइपोथेसिस है, जिसमें कि हम एक चेतन सत्ता, एक निर्माता को स्वीकार करते हैं। ये लोग तो उससे भी गब वाली हाइपोथेसिस है इनकी। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल को आप जेनेटिक मटेरियल में लगाइए, वहाँ भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पर मिला है। अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल में 3 सूचनाएं होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। दूसरा कि उसको अपने से सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एकदम ऑब्जर्वेशनल और तार्किक वे में। एंड अगेन यहाँ थर्ड है रिप्रोडक्शन, यानी जो एक कोशिकीय जीव में बाइनरी फ्यूजन होता है। अब हमने जाना कि ये तीनों चीज़ें कभी रैंडमली नहीं हो सकती और न ही जड़ प्रकृति इसे बना सकती है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है और वह जड़ भी है। तो यहाँ पर प्री प्लान या कहें पहले से निर्धारित न हो तो ये सभी चीज़ें होना संभव नहीं है। अब बायोजेनेसिस में क्या हुआ कि वहाँ तो निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति मानते हैं, वहाँ कोई चेतन सत्ता पहले मानते ही नहीं है। सब कुछ अपने आप हो गया, बिना सूचना के ही ये प्रकृति अपने आप बन गई। ये तो वैसा ही कुतर्क हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस में एक भूकंप आया और स्याही फैल करके एक अखबार बन गया, या कहीं पुस्तक छप गई। ऐसा कोइंसिडेंस मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? बायोजेनेसिस में तो यही हो रहा है और आप तो एकदम पढ़ भी रहे हैं इसी को। वहाँ तो कभी भी आपने प्रश्न नहीं उठाया। तो आप लोगों के लिए तो ये कोइंसिडेंस भी तार्किक हो सकती है। हम और हमारे दर्शक तो नहीं मानेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस में भूकंप आया और स्याही फैल के अखबार छप गया। ऐसे कुतर्कों को आप लोग जैसे बुद्धिशील प्राणी ही स्वीकार कर सकते हैं। वैसे ही तुम्हारे बिग बैंग में एक्सप्लोजन हुआ या कहें एक्सपांशन हुआ और वहाँ फैल करके एक वेल फॉर्म्ड जगत बन गया। तो सीधी बात है, म्यूटेशन का संबंध मतलब जो वेरिएशन लाता है वो म्यूटेशन के कारण होता है। तो पुनः यहाँ पर क्वेश्चन है, तो जब सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो सूचना या कोडिंग थी वो अपने आप कैसे हो गई? बिना किसी निर्माणकर्ता या कहें अति सूक्ष्मकर्ता के बिना ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसी प्रकरण में एक बात और, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें हम एग्जाम्पल में राइजोसोम्स को लेते हैं। इतना निश्चित है कि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने हेतु एक चेतन कर्ता होना जरूरी है, क्योंकि यह एक वेल डिफाइंड या सुस्पष्ट व सुनिर्धारित होते हैं। अब पूछोगे क्यों? तो उसका आंसर ये जेनेटिक मटेरियल वेल डिफाइंड होती है, इसलिए इसका अपने आप बनना संभव नहीं है। इसी को देख करके अनुमान लग रहा है कि कोई कर्ता इसको डिजाइन किया है। जैसे अपने आप पहिए, हैंडल इत्यादि जुड़ करके कोई साइकिल नहीं बन सकता, वैसे ही यहाँ पर है। इतना वेल स्ट्रक्चर्ड चीज अपने आप कैसे बन सकता है?
अब सेल ऑर्गेनेल्स में दूसरा एग्जाम्पल लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स एंजाइम्स रखने के काम आते हैं, अर्थात एंजाइम्स को स्टोर करने के काम आते हैं। और सबसे जो फर्स्ट कोशिका बना था उसमें भी पाचक एंजाइम व उत्सर्जक एंजाइम होना जरूरी है। और वहीं एंजाइम्स जो है वो भी एमिनो एसिड से बनते हैं, और वो भी सुनिर्धारित रूप से केवल लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स। तो इन सब चीज़ों को देखें तो ये अपने आप बिना पूर्व सूचना के या कर्ता के अपने आप बनना संभव नहीं है। इतने प्रमाण देने के बावजूद नास्तिक लोग कुतर्क करते रहते हैं और पता नहीं किस अंधभक्ति की पट्टी उनके नेत्रों पर लगी है कि पाश्चात्य सभ्यता के इतने बड़े अंधभक्त होते हैं और वो भी सिद्ध तो कर नहीं पाते हैं, केवल झूठ फैलाते हैं। तो नास्तिकों, अब आगे सुनो। अब हम थोड़ा सेल की फिजियोलॉजी पर भी बात करेंगे। तो हम इतना तो मान लेते हैं कि कोशिका को सूर्य, जल, गर्मी ये सब मिल गया होगा। इस पर हम प्रश्न फिलहाल नहीं करेंगे। अब किसी प्रकार भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो गया होगा, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि उसको आहार कहाँ से मिला, क्या था उनका भोजन। दोस्तों, आमतौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड्स ये तत्व एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव को हर तरह से चाहिए ही चाहिए। मतलब सिंगल सेलुलर जीव या मल्टी सेलुलर जीव को ये तत्व चाहिए ही चाहिए। अब पूर्व समय में ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स ये तो थे ही नहीं। इस पर तो सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आयरन पायराइट से ऊर्जा ले ली गई होगी, पर आयरन पायराइट से भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती ना। फिर कहते हैं कि सरल ऑर्गेनिक जैव पदार्थ हो सकते हैं जिनका कि प्रयोग कर लिया गया होगा, जैसे कि एमिनो एसिड्स। पर एमिनो एसिड से भी प्रोटीन बनाने में भारी रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि पहले हाइड्रोकार्बन्स थे, फिर वो ग्लूकोज में बदल गए रिएक्शन से। तो हाइड्रोकार्बन से ग्लूकोज मिला, फिर से एमोनियम से वो वर्क किया ग्लूकोज में एमोनियम के साथ, फिर उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। पर हाइड्रोकार्बन को भी ग्लूकोज बनाने हेतु ऊर्जा की तो आवश्यकता है ना, और हमारे पास तो उस समय ऊर्जा थी ही नहीं। तो अब यहाँ पर विषय आता है इक्विलिब्रियम का। देखिए, दिन और रात में तापमान बढ़ना व घटना तय है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और रात में कम, ये तो कंफर्म है। और डिफरेंट सीजन्स में ये बदल भी जाते हैं, राइट। तो ये सब जो चेंजेस है उनको फेस करने के लिए हमको डिफरेंट भोजन और एंजाइम्स चाहिए, और उस समय वो हमारे पास नहीं है। और नहीं ये क्लैरिफाई किया गया कि उस समय कौन सी सीजन्स होती थी, उस समय का गतिक्रम क्या था, कौन सी साइकिल में वर्किंग होती थी, कि रेन कब होगा, कब ये होगा। ये तो सब अनडिफाइंड है इनकी थ्योरी में। और हम ये जानते हैं कि जल में नमक की मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है। तेज़ वर्षा होने पर मात्रा कम हो जाती है और गर्मी होने पर मात्रा बढ़ जाती है नमक की। अब सोचिए, प्राइमरी एंजाइम प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन के बिना कोशिश जीवन कायम न रख सकेगी, और इन सारे वातावरण के चेंजेस से और भी जीवन चल पाना दुर्लभ हो जाता है। अर्थात इनकी थ्योरी में बिना कर्ता के लाइफ को सुगति प्रदान करना, या कहें लाइफ के डिस्ट्रक्शन में ही पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है। इन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो लाइफ उत्पन्न होते ही तुरंत नष्ट हो जाएगी। ये सब का उत्तर कौन देगा, बोलो ना। इसमें वातावरण का प्रभाव होगा या ना होगा, बोलिए। और इन सब के सामने कोशिका तो टिक ही नहीं सकेगी। तो आपकी थ्योरी अनुसार क्या पता जो सेल प्रारंभिक रूप में धरती पर आई थी वो उसी टाइम नष्ट हो गई होगी। ये क्यों नहीं मान लेते, इस पर जवाब दीजिए। बिना कर्ता के आपकी ये नेचुरल सिलेक्शन की हाइपोथेसिस कहाँ सिद्ध हो रही है। ये तो पूरी तरीके से अनैकांतिक है। और यदि आपकी कोशिका बहुत पावरफुल या जटिल संरचित नहीं होगी तो वे इन सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए विकासवाद के आपके सिद्धांत को कैसे सिद्ध करेगी। कपोल कल्पित थ्योरी किसकी है, ये तो सिद्ध हो रहा है। तो देखिए दर्शकों, ये तो संभव ही नहीं है। थोड़ी सी भी परिवर्तन या प्रभाव उस पर पड़ने पर वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी को ये लोग दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, और ना ही इन लोगों ने कोई प्रत्यक्ष किया हुआ है। तो नास्तिकों के जो कुतर्क है उनका इस प्रकार से खंडन होता है। और फिर भी अगर नास्तिक न माने तो उनसे जो पूर्व में हमने जो उदाहरण दिए हैं साइकिल आदि का जितने भी, और जो हमने पूर्व की वीडियोस में भी दिए, उन सारे उनके सामने रख दीजिए, बोलो ये करके दिखा दो।
वहीं पर सारा सत्य उनके सामने दिख जाएगा। तो चलिए अब हम आगे रिप्रोडक्शन को भी समझ लेते हैं, जिसके समझने के बाद आप बहुत उत्तम तर्कशील बन जाएंगे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन के पहले जेनेटिक मटेरियल का द्विगुणित होना या सेल ऑर्गेनिल्स की प्रतिकृति बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी आगे बढ़ोतरी होगी। अब पहले कोई सुनिर्धारित सूचना नहीं थी, और यदि मान लेते हैं कि रैंडमली सूचना आती भी है तो उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की संभावना कहाँ से आई? किसने बताया कि तुमको सेल्फ रिप्लिकेट करना है और तुमको सक्सेसिव इवोल्यूशन के लिए आगे चरण बढ़ाना है? बिना सूचना दाता के या सूचना के वो कैसे अपने आप लाइफ फॉर्म करते चला गया? उसको कैसे मालूम कि मुझे यही करना है? यही तो निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति में मूर्खता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि रैंडम में ये सब होना असंभव ही है। अब सेल के जो भी सारे ऑर्गेनेलिस है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, तो ये सब तो एंजाइम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इन सब का भी एक ही समय पर बहुगुणित होना, यानी कि एक ही टाइम पे उनको डिवाइड भी होना है और काम भी करना है, ये भी रैंडम इंफॉर्मेशन से नहीं हो सकता। और यदि ये हो सकता है तो फिर इसका उत्तर दो कि सारे के सारे पहिए आदि जो हैंडल पेंडल सब जुड़ करके साइकिल बन गई और वो दौड़ने लगी, और कर्ता यहाँ पे नहीं है। इसको भी मानते हो? तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि अपने आप कोई भी एक कोशिकीय जीव स्वतः नहीं फॉर्म हो सकता बिना कर्ता के। आपके थ्योरी में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और थ्योरी में ही बहुत सारी विरोधाभास है। तो ये एक थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है। इस पर 100 सवाल है, और ऐसी अनेकांतिक थ्योरीज ला करके कोई नास्तिक ये ना समझे कि वो ईश्वर का खंडन कर सकता है या फिर अपनी बात को सिद्ध कर सकता है। ये सदा ध्यान रखिए। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस के आक्षेपों की समीक्षा। अब यहाँ से आप एकदम ध्यान पूर्वक एक एक कड़ी को समझिएगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आप सुनिएगा, और नहीं भी है तब भी आपको हमें बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब जैसे ही आप सत्य को समझेंगे तभी तो आप उस पर तर्क और विचार करना आरंभ करेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं रिचर्ड डॉकिंस को। Evolution goes much more slowly than we can imagine because we live on a time scale of years and decades. And so, if you think about change during your own lifetime, no, you're not going to see that. If you look back in time, if you went back, say, 2 million years, you'd find that our ancestors had smaller brains than we did. If you went back 3 million years, smaller brains still. If you went back 6 million years, you'd find that our ancestors were the common ancestors of chimpanzees and presumably walked around on all fours. So when you think about what's happened in the last 6 million years, we've risen on our hind legs and our brains have swollen up like a balloon. But remember that swelling up like a balloon took 2 or 3 million years. So you might say, if you come back in a time machine in 3 million years' time, would you expect to find that the brain was sort of huge, like a horrible monster in science fiction? In order for that to happen, it would be necessary that natural selection goes on favoring big brains. तो सुना आपने दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास फॉसिल्स के एविडेंस है। तो अब हम क्या क्या फॉसिल्स मिले हैं वो आपको दिखाते हैं, आप उसको भली भांति समझिएगा। सर्वप्रथम तो पूर्व में ही मैं ये बताना चाहूँगा, आप हो सके तो पेन और नोटबुक तैयार रखें, क्योंकि मैं तेज़ी से बताने जा रहा हूँ। सारी जो फाइलोजेनेटिक ट्री को हम विस्तार से समझेंगे। तो ये साइट ब्रिटेनिका की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर देखते हैं, ये डायग्राम देखिए, पॉसिबल पाथवेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन लाइनेज। इस डायग्राम में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये मिलियन ईयर्स का जो टाइमिंग है वो बता रहा है, यानी आज से 0 से 1 मिलियन तक, 1 से 2 मिलियन तक, 2 मिलियन से 3 मिलियन तक और 3 मिलियन से 4 मिलियन तक। अब इस टाइम गैप के बीच में कौन कौन सी स्पीशीज खुदाई में मिली है, फॉसिल्स जिसके मिले हैं, उसका यहाँ पर पूरा डेटा उपलब्ध है। यहाँ देखिए, जो सबसे पुरानी स्पीशीज है वो यहाँ पर 4th कॉलम में दिए गए हैं, और उसके बाद में जो है वो 3rd कॉलम में दिए हैं, फिर उसके बाद 2nd, फिर 1st। इतना समझ गए? ये जो होमो सेपियंस है ये सबसे लेटेस्ट स्पीशीज है, इसलिए ये 1st कॉलम में। तो सबसे पहले हमें 4th कॉलम में क्या क्या मिला है स्पीशीज? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बहरेल गाज़ियाली, और क्या मिला?
ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस, फिर एक और मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही, एक और मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनेमेंसिस और एक मिला कैनियंथ्रोपस प्लेटियोप्स। अब देखिए जो ये वाला है इसमें इतना छोटा सा पार्ट मिला है, उसी से ये लोगों ने सारा का सारा कल्पना कर दिया कि ये कोई भिन्न जाति का कोई स्पीशीज है। अब वो ये नहीं बता पाए कि ये कौन सा स्पीशीज है, लेकिन इसको भिन्न जाति का बना दिया है और इसका नाम दे दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहरेल गजेली। कुछ भी हो, ये लोग उसको एप लाइक स्ट्रक्चर या कहें कुछ कुछ मंकीज से सिमिलर मानते हैं। इसे कोई नहीं नकारता, क्योंकि बाद के भी जितने एप्स, मंकीज, चिंपैंजीज इत्यादि जितने स्पीशीज बने हैं उन सब के एंसेस्टर भी यही लोग हैं। तो हम पहले खाली समझ लेते हैं सारी चीज़ें। इन सारे स्पीशीज के नेम याद रखिए। और देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो हिडेलबर्गजेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो नेलेडी, ये सब है शुरू के। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अब ये देखिए मित्रों, लाइटोली नॉर्थन तंजानिया में मानवों के फुटप्रिंट मिले हैं। इसकी खोज 1978 में मैरलिकी, रिचर्ड हे एंड टीम वाइट ने खोजी थी और इसको बताया जा रहा है कि ये एंशिएंट होमिनिड्स के फुटप्रिंट्स है जो 2 पैरों पे चला करते थे। इसकी डेटिंग की गई है 3.5 मिलियन ईयर्स एगो। 3.5 मिलियन ईयर एगो की ये फुटप्रिंट है। वोल्केनिक ऐश पर ये फुटप्रिंट्स उभरे हैं। आज से 30 लाख 35 लाख साल पहले बड़े बलशाली मानव लोग हुआ करते थे, जिनकी कदकाठी बहुत बड़ी और चौड़ी होती थी। वे ही सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। यहाँ जो फुटस्टेप्स मिले हैं चलने के, वो हूबहू मानव की तरह चलते हुए दिख रहे हैं, जिस प्रकार एक मानव चलता है। अब आप सोचिए, बंदर या एप्स या जो भी कहें हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स पूर्वज होंगे, वो इतना प्रॉपर हमारी तरह तो नहीं चलते होंगे ना। चिंपैंजीज को देख लीजिए, गोरिल्ला को देख लीजिए, वो एकदम स्ट्रेट नहीं चलते। तो ये प्रमाण भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है इनकी थ्योरी पर। आगे देखेंगे तो सब बात क्लियर हो जाएगी। ये मैप देखिए, ये अवैश रिवर बेसिन के निकट इथियोपिया में जो मिले होमिनिन फॉसिल साइट्स है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसे देख करके हमें यही समझ में आता है कि खुदाई बहुत कम जगह पर हो रही है और निर्णय इन लोग बहुत बड़ी ले रहे हैं। कुछ जंगल इत्यादि से फॉसिल्स निकाल करके ये लोग इवोल्यूशन को सिद्ध करने पे तुले हैं। हम उनकी फॉसिल्स रिसर्च का सम्मान करते हैं, किंतु ये जो थोड़ी चीज़ों को लेकर के इतने बड़े निर्णय देते हैं, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। अब ये वाला मैप देखिए, जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स है उसका फॉसिल्स कहाँ पर मिला? अफ्रीका में। अब यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस और उनके अंधभक्तों से हम ये पूछ लें कि आपने जंगली एरिया जो अफ्रीका में है वहाँ ही खुदाई करके आपने ये निर्णय दे दिया कि अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स अफ्रीका से निकले। हमारा ये प्रश्न है कि आपने अन्य देशों में कितनी खुदाई की? आपने क्या प्रत्येक स्थान की खुदाई करने के बाद ये निर्णय निकाला है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स अफ्रीका से ही निकले? जब आपने खोजा ही बहुत कम स्थानों में है तो आपकी ये इवोल्यूशन थ्योरी पूरी दुनिया क्यों माने? क्योंकि आपका जो ये दावा है अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स जो है वो अफ्रीका में मिल रहे हैं, ये एक दावा है जो आगे भविष्य में खुदाई में और कुछ मिल जाए तो वो खंडन हो सकती है। इस पर आप अंधी आस्था क्यों प्रकट कर रहे हो? और विज्ञान के मानने वाले लोगों को इसे अंतिम प्रमाण बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, उनको शोध करते रहना चाहिए। ये रिचर्ड डॉकिंस इत्यादि तो एथियज्म फैलाने के लिए इवोल्यूशन थ्योरी को तो मानेंगे ही और उसे ही अंतिम प्रमाण कह करके लोगों को मूर्ख बनाएंगे, लेकिन साइंस के लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पर यह भी याद रखिए कि जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो भी एक एप्स या बंदर का ही जाति है, वो मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जाति भिन्न है। और जो होमो कैटेगरी है वो वास्तव में मनुष्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, अलग अलग काल के समय के। उनमें अलग अलग क्षेत्र से आने वाले कुछ वेरिएशंस हम मानते हैं। जाति में जो वर्ण है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जाति कभी नहीं बदलती। ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में भी समझा दिया था और यही हम मानते भी। हम फॉसिल्स को नकारते नहीं हैं, हम तो आपकी ये कपोलकल्प इवोल्यूशन थ्योरी को नकारते हैं। ठीक है, तो यही जवाब आप इवोल्यूशनिस्ट लोगों को दीजिएगा। और ये ऑस्ट्रेलोपिथ जो जाति है उसके फॉसिल्स केवल अफ्रीका में मिले। अफ्रीका कैसा देश है? एक जंगल टाइप का देश है जहाँ सबसे लार्जेस्ट जंगल होते थे और आज भी होते हैं। तो वहाँ वैरायटी ऑफ मंकीज होते थे, बहुत टाइप के एप्स होते थे। ये सारी स्पीशीज को ले करके आप इवोल्यूशन थ्योरी को बताओगे
तो ये थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इसको समझिए अच्छे से। ये फॉसिल्स खाली स्कल मिले हैं सबके, जितने भी इन लोग स्पीशीज बोलते हैं उसके स्कल मिले हैं। स्कल मतलब सिर का भाग, मस्तिष्क। ये सब हम ब्रिटेनिका के ऑफिशियल और प्रमाणिक साइट से दे रहे हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में अलग अलग टाइप के स्कल्स बताए गए हैं जो मिले हैं। और ये देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जहाँ जहाँ मिला है ये स्कल, वहाँ का एरिया का नाम दिया है और वर्टिकल में ईयर गैप दिखाया है। देखिए दर्शकों, ये वास्तव में सारे के सारे बंदर ही जाति हैं। इनको जानबूझकर होमिनिन्स कैटेगरी में घुसाया गया है। ये जितने भी स्कल्स है सब के सब मैच कर रहे हैं बंदरों से। तो ये जो इन लोग कहते हैं ये एंसेस्टर है हमारे, ये वास्तव में हमारे एंसेस्टर नहीं है। ये जो आज की बंदर की जो प्रजाति है उनके एंसेस्टर है, या कहें कि कोई दूसरे स्पीशीज होंगे जो आज लुप्त हो गए हैं, जो कि अफ्रीका इत्यादि जितने ये एरियाज हैं वहाँ पे पाए जाते थे और वहीं से खुदाई में निकले हैं। और दूसरा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इन लोगों को खाली स्कल मिला है, बाकी के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी झूठी झूठी इन लोगों ने कल्पना रच दी कि इसको पूंछ था, इसको नहीं था, ये ऐसे खड़ा होता था, ये वैसा खड़ा होता था। तुम देखने गए थे? साइंस से तो आपका सब खंडन हमने कर ही दिया है। मात्र हड्डियों से कुछ डेटा नहीं निकलता है, लेकिन इन लोगों ने स्कल से पूरा बॉडी का, इन लोगों ने कैसा दिखता था, क्या खाता था, क्या नहीं खाता था, सब कुछ बता दिया। बंदर पे रहता, पेड़ पर रहता था या जमीन पर चलता था, ये सब कुछ इन लोगों ने बता दिया। और तो और इतना बड़ा झूठ कि ये लोग हमारे एंसेस्टर है, ये भी इन लोगों ने यहाँ पे गफाक दी। इनके नेत्रों के कलर क्या थे, इनके बाल के कलर क्या थे, इनके अंदर कितनी नस नाड़ियाँ थी, कैसे मांसल दिखते थे, कैसा इनका शरीर था, सब खाली स्कल से बना दिया। अरे वाह, कैसे विश्वास कर लेते हो इन सब पर? ये कोई एविडेंस हुआ? इससे आप हमारा खंडन करने के लिए कोशिश करते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नास्तिक लोगों की दिमागी हालत थोड़ी ठीक है भी या नहीं, या दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये कैसा कुतर्क हुआ? यहाँ पर स्पष्ट तौर पर फॉसिल्स में ये देखा जा रहा है कि 6 मिलियन साल पहले भी उसी टाइप के बंदर थे, और आज जो 1 मिलियन साल पहले की जो बंदरों की स्कल है वो भी उसी प्रकार की है, ज़्यादा भिन्नता भी नहीं है। तो ये सिद्ध हो रहा है ना कि ये तो बंदर ही है। और आज की चिंपैंजीज इत्यादि जो भी बंदर प्रजाति है उनकी भी देखेंगे, गोरिल्ला इत्यादि की, एप्स की, वो भी तो सेम ऐसे ही दिखते हैं। यहाँ पर एक तर्क और है कि जो तंजानिया में फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कि 3.5 मिलियन साल पहले के हैं, अब उसको यहाँ पर घटा के देखिए। यहाँ पे देखिए ये जो गैप है यहाँ पर और इसके आगे पीछे भी देखिए, ये बंदरों के ही स्कल है। अगर ये बंदरों के ही स्कल है तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा बेंड हो करके चलते होंगे, ये ठीक प्रकार से नहीं चल पाते होंगे। तो अब बताओ फुटप्रिंट किसके होंगे? अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर वर्टिकल में ईयर गैप दिया है और हॉरिजॉन्टल में स्पीशीज बताए हैं, जिसमें जिसकी क्या क्या ब्रेन कैपेसिटी थी वो दर्शाया गया है। अब देखिए सबसे ऊपर टॉप पर जो 0th लाइन पर है वहाँ पर है चिंपैंजी, गोरिल्ला, होमोसेपियंस और निएंडरथाल्स। अब यहाँ पर भी देखिए ये लोग भ्रांति फैलाते हैं, तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस याद रखिए, जो माउथ का पार्ट है वो जिसमें आगे की ओर बड़ा होगा उसको आप एप की जाति का कोई स्पीशीज मान लेना, अर्थात बंदर, और जिनका अंदर होगा वे सारे ह्यूमन की जाति के, अर्थात वास्तव में वे मानव ही हैं, जो भिन्न भिन्न काल के या क्षेत्र के या बड़े छोटे आकार के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इवोल्यूशनिस्ट यहीं से भ्रांति फैलाना शुरू करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो स्कल मिले हैं उन सबका जबड़ा गायब है। आपने ये नोटिस किया? तो टूटी फूटी कुचेग ये लोग स्कल ले आते हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है, जिससे कि कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, लेकिन इन लोग पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उसका बना देते हैं। हाइपोथेसिस के आधार पर पूरी की पूरी उसकी स्ट्रक्चर बना भी लेते हैं और फिर उसके ऊपर थियोरी भी रच देते हैं, और फिर ये झूठा दावा करते हैं कि हमारे पास एविडेंस है, जो कि ये रिचर्ड डॉकिंस अपनी लेक्चर में लोगों को बताता फिरता है। कितना एविडेंस है वो तो आपने देख ही लिया। यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि किसी किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उनकी कोई स्कल का पार्ट बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या कुछ अलग आकार का हो जाता है, या किसी किसी का मुख बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जैसे आज देखा जाता है कोई 7 फीट का है, कोई 6 फीट का है, तो बड़े छोटे स्कल तो देखे जाते हैं। इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन हुआ है, ये इसका एंसेस्टर है? नहीं है, है। यही तो सबसे बड़ा कुतर्क है।
और भी एक तर्क है कि कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें से किसी स्पीशीज़ का सर बड़ा हो जाता है और शरीर छोटा रहता है। तो ऐसे कुछ एक रोग हैं जिसकी कि स्कल ये मिल गई है और इसी के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे एंसेस्टर ऐसे दिखते थे। हमारी बात को एनाटॉमी से भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये लोगों की भ्रांति में आप लोग मत फंसिए। देखिए फॉसिल का एविडेंस आपके सामने है। अब देखिए इसका टाइटल पढ़िए क्या लिखा है, द इंक्रीज इन होमिनिन क्रेनियल कैपेसिटी ओवर टाइम। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा मित्रों, समय के साथ जो स्पीशीज है उसकी बुद्धि में बढ़ोतरी हुई है। ये स्केल यही दर्शाता है, यानी जो पूर्वज होंगे उनके पास कम समझ या कम छोटी बुद्धि होगी और जो आज के होमो सेपियंस है वो सबसे वेल डेवलप्ड स्पीशीज है, ये इन लोग मानते हैं अपनी थ्योरी में। इस बात को तुरंत नोट करके रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम बहुत सारी आर्कियोलॉजी से प्रमाण देने वाले हैं वहाँ पर बौद्धिक क्षमता की बहुत सारी टेस्टिंग होने वाली है। वहाँ आप ही निर्णय लीजिएगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कम बौद्धिक क्षमता वाले ने बनाए हैं या फिर रियल में मानवों ने। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि विकासवाद के सिद्धांत में आगे आगे जब होमो सेपियंस आज की तुलना में बहुत आज हम ब्रेन वेल डेवलप्ड है, तो हमारे प्राचीन काल के जो 5000 साल पुराने जो भी चीज़ मिलते हैं उनको ये थ्योरी के अनुसार कम बौद्धिक क्षमता बोलते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप उस सारे एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे प्राचीन काल के सभ्यताओं में मिलते हैं वे सब कम बौद्धिक क्षमता वाले बनाएंगे क्या? यही तो मूर्खता है इवोल्यूशनिस्ट की। अब इसी को एक और डायग्राम से समझिए। द इवोल्यूशन ऑफ रिलेटिव क्रेनियल कैपेसिटी एंड डेंटिशन पैटर्न्स इन सेलेक्टेड होमिनिन्स। किस तरीके से हमारे दांत और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसका कैसे इवोल्यूशन या विकास हुआ वो इसमें बताया है। यहाँ देखिए ये दिखाया है कि छोटे ब्रेन से कैसे बड़ा ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, और देखिए जो टीथ है, माउथ है, जो बाहर से अंदर के रूप में हुआ है और नुकीले दांतों से छोटे दांत हो गए जैसे आज के मानव के। यहाँ पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। जो पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस, ये हमारा कोई पूर्वज नहीं है जिसको कि ये दर्शा रहा है, न ही हमारा कोई एंसेस्टर है। इसको ज़बरदस्ती का इवोल्यूशन सिद्ध करने के लिए बीच में लाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं ये चिंपैंजी के ही प्रजाति का दिख रहा है। देखो नीचे एक डायग्राम भी है। ये तो ह्यूमन से मैच भी नहीं कर रहा है, ना ये बोल सकते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर है। और बंदर से मनुष्य नहीं बनता है, इसके लिए हमने अपने पूर्व के पहले वीडियो में बहुत सारे प्रमाण दिए हैं और उसका खंडन ये लोग कभी नहीं कर सकते। बंदर से कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता, इसके हमने सारे प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और इनकी थ्योरी में यही कॉमन एंसेस्टर से बहुत पहले कभी चिंपैंजी का भी लाइन चला था। तो जो ये कहते हैं कि देखो हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, उनको टेल नहीं था, ये एक महज गप है। क्योंकि जितने सारे स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो टेल आना या बंदर जैसा दिखना और या बंदर जैसा हैबिट्स सारे आना, ये भी तो उस कॉमन एंसेस्टर का ही तो गुण है। तो कैसे कहते हो ये सारे बंदरों का जो एंसेस्टर है वो बंदर नहीं होगा? तो ये तोड़ मरोड़ के खाली घुमाते हैं। वास्तविकता है कि जो हमारी पहली वीडियो है वो इनकी सारी थ्योरी पर सटीक बैठती है। और जो भी बंदर है उनका स्वभाव बंदरों की तरह, और जो भी बंदर है उनका स्वभाव बंदरों की तरह ही होता है। इसलिए हमारी वीडियो में जो तर्क हैं वो इनकी सारी थ्योरी या मॉडल्स पर अकेले भारी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो ये एफेरेंसिस का जो स्कल है वो चिंपैंजी से ही मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारे एंसेस्टर है वो चिंपैंजी की तरह ही दिखते हों। हो तो गया एप सिद्ध, और क्या चाहिए। तो हम भी यही कह रहे हैं कि देखिए खाली फॉसिल दिखा करके इवोल्यूशन सिद्ध करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है उसको दिखाना या सिद्ध करना, उसमें इन लोगों को लाख जन्म लग जाएंगे। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट, फ्रूट फ्लाई का, डोंकी एंड हॉर्स का जो क्रॉस करके इंटरमीडिएट म्यूल मिला, बंदर का जो क्रॉस ब्रीडिंग है उससे भी मानव उत्पत्ति न होना, अनेक प्रमाण देकर के सिद्ध किया है कि इवोल्यूशन नहीं सिद्ध होती है। भिन्न भिन्न तरह के स्पीशीज के फॉसिल दिखा करके आप इवोल्यूशन को बाएं हाथ से सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होमो इरेक्टस है वो हो सकता है मनुष्य ही हो, जिसकी थोड़ी बहुत आकृति बिगड़ गई है या छोटी हो, जो कि अफ्रीका इत्यादि देशों में पाया जाता हो। वहाँ के रहन सहन में वहाँ पे
उसकी पेरेंट्स के थ्रू उसको वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर मिला हो या कोई रोग हो, तो हमारे मत में वास्तव में ये मानव ही है, अन्य कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए। ये सारे टूल्स है प्राचीन काल के, जो ये लोग बोलते हैं कि अर्ली एज के जो मैन्स थे उन लोगों ने यूज़ किए होंगे। वास्तव में हम ये अर्ली मैन को नहीं मानते हैं। इसके लिए हमारे पास आज चिंपैंजी का ही प्रमाण है। सारे के सारे जो भी बंदर जाति के एप्स हैं, उन्होंने ऐसी कोई बौद्धिक कुशलता नहीं हासिल की है कि वे ऐसे ऐसे टूल्स से कोई भी शिकार कर सके या यूज़ कर सके। तो अभी भी हमारे पास ये एक मिस्ट्री है कि ये टूल्स थे किसके। इवोल्यूशनिस्ट का कहना माने तो फिर तो वे सबको ये बंदरों का ही टूल्स बता देंगे। हम इसको कोई जंगल में रहने वाले मानव के टूल्स समझ सकते हैं, जहाँ पर आर्यों की विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हुआ हो और वहाँ के मानव इसी प्रकार से जीते हो, रहन सहन उनका ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है। अब ये डायग्राम देखिए, अफ्रीका में और यूरेशिया में क्या क्या फॉसिल्स मिले हैं उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें दिए हैं। ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे ऊपर ये एसएस ईयर गैप है और वर्टिकल में एरिया नेम्स बताए हैं। तो सबसे नीचे अफ्रीका, उसके ऊपर यूरोप और उसके ऊपर एशिया। तो इतने इतने वर्षों में इन जगहों पर क्या क्या फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ग्रीन पॉइंट्स है ये बताता है कि कौन से स्पीशीज कौन से काल में और कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या क्या मिला है, होमो सेपियंस है, निएंडरथल्स है। तो हमने क्या बताया था, ये सारे के सारे मनुष्य ही है, भिन्न भिन्न क्षेत्र के और अलग अलग काल के, जैसे कि आज देखे जाते हैं। और देखिए इस डायग्राम में बहुत सारे ऐसे स्कल दिखा रहे हैं जो कि अनडिटरमाइंड है। मतलब इन लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आए फिर भी इवोल्यूशन की थ्योरी राइट है। इतनी सारी लिंक्स जो नहीं मिल रही है, इवोल्यूशन को चैलेंज कर रही, वो सबको ये लोग बता ही नहीं रहे हैं। अब एविडेंस जब हम बताने लगे हैं तो इन लोग का सारा सत्य सामने आ रहा है। और यहाँ पर कुछ जगह पर तो ये देखने को मिल रहा है होमो सेपियंस ज़्यादा साल पहले थे और निएंडरथल्स एकदम बाद में भी मिल रहे हैं। अर्थात निएंडरथल्स भी नवीन मिल रहे हैं और होमो सेपियंस भी पहले के मिल रहे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब मानव ही हैं। और देखिए जैसे आज अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्कल मिलते हैं हमको, अलग अलग टाइप के हेड होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हम कभी ये तो नहीं कहते कि देखिए ये ऐसा दिख रहा है अफ्रीकन है तो ये बंदर जैसा दिख रहा है। वैसे ही पहले भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्कल होते थे। उसको देख के आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये बंदर जैसा होगा या उसकी आकृति आप वैसे क्यों बना रहे हैं। वैसे तो आज भी स्कल मिल रहे हैं। यही है इनकी भ्रांति फैलाने की तरीका। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें 2.8 मिलियन ईयर्स एगो का एक जौ मिला है, जबड़ा, जो कि ये लोग लेडी गेरेरो नाम के कोई स्पीशीज का जबड़ा बता रहे हैं। मतलब ये लोग झूठ फैलाने के लिए एक नई स्पीशीज बना दिए। मिला तो मात्र जबड़ा है। अब जबड़े कितने रूप के तो मनुष्यों के ही आज देखे जाते हैं, ये लोग उसको नई स्पीशीज में डाल रहे हैं। देखो इन लोगों की सिद्ध तो हो नहीं रही है इवोल्यूशन, तो इस प्रकार से ये छल करते हैं। और इस जबड़े में कोई नुकीले दांत भी नहीं दिख रहे हैं। ये तो होमो इरेक्टस की जैसी प्रजाति दिख रही है, यानी होमो की कोई प्रजाति का है ये। और आपको एक बात नोट कर लेना चाहिए कि ये प्रजाति तो 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद के सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स देखेंगे और उसके पूर्व जो प्रजाति थी और उससे भी पूर्व जो प्रजाति आप देखेंगे तो वो तो सारे बंदर ही दिख रहे हैं। अर्थात उनमें नुकीले दांत पाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे 2.8 मिलियन ईयर पहले का जो मिला है, इसमें नुकीले दांत क्यों नहीं है? क्या ये भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं? तो ऐसे छल किया जाता है और हमें पढ़ाया जाता है। अब ये नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये है होमो इरेक्टस। इस फॉसिल की स्थिति तो एकदम बुरी हालत में है, फिर भी इसको ये लोग कहेंगे कि ये मनुष्य का स्कल नहीं है। तो ऐसे ही छल करके इन लोग इवोल्यूशन थियरी को सिद्ध कर रहे हैं। टूटे फूटे फॉसिल्स को ले करके उसको ऐसा दिखाते हैं कि देखो ये पहले ऐसा दिखता था, ये बंदर, ये ज़्यादा इसको बाल थे, ये ऐसे चलता था, ये हमारा पूर्वज है, ऐसे करके फिर बाद में बाल हट गए, फिर उसके बाद एप से हम बन गए ह्यूमन। ऐसे ये लोग आपको झूठ पढ़ाते हैं। आप खुद देखिए फॉसिल को। अब ये मैप देखिए, होमो हाइडेलबर्जियंसिस एंड होमो सेपियंस साइट्स ऑफ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। तो इन दोनों स्पीशीज़ के प्रूफ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के जो कुछ भी जहाँ जहाँ मिले हैं उसको यहाँ पर मैप में बताया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर और येलो कलर में इन दोनों स्पीशीज़ के नोटेशंस है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि इंडिया में ज़्यादा खुदाई नहीं हुई है,
इसलिए इंडिया में इन लोगों को कुछ नहीं मिला है। ये सब खुदाई का मामला है, खुदाई बहुत कम हुए हैं और थ्योरी इन लोगों ने बड़ी बड़ी फेंकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये इन लोगों ने कितना बड़ा चालाकी किया है। इन लोगों ने निएंडरथल्स की खुद से मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। वो कैसा दिखता था उसकी पूरी बॉडी बना दिया इन लोगों ने। भाई ये कैसे बनाया है आप सोच सकते हो? मात्र एक स्कल से, छोटी मोटी हड्डियों से इन लोगों ने पूरे स्केलेटन डिजाइन कर दिया, पूरी की पूरी उसकी रूपरेखा आज दिखा दिया। पूरा ऐसा फोटो खींच करके इन लोग आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। वास्तव में मात्र हड्डियों से आप पूरा ढांचा नहीं बना सकते। ये लोग तो बाल का कलर भी आपके बता देंगे कि इसका क्या बाल का कलर था, कहाँ कहाँ बाल थे। ये सारी बातें इन लोग फेक थ्योरी से रचते हैं जिससे कि कहीं जा कर के इवोल्यूशन को सिद्ध कर सके। सोचिए, अस्थियों से ही इन लोग ये पता कर लेते हैं इसमें कितने बाल थे, कैसे कलर थी, मोटा था, तगड़ा था, मांस कैसी थी। यही बात तो हम कब से समझा रहे हैं, आप समझिए। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये फोटो में देखिए, ये तो आदमी ही दिख रहा है। इसमें कौन सा एक नया भेद उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने कि इसको अलग स्पीशीज बोल रहे हो? क्या ऐसे आदमी आज नहीं मिलते? और क्या आज ऐसे दिखने वाले लोगों को दूसरी जाति में ढकेल दोगे क्या? यही तो घोर मूर्खता है। अब देखिए, स्पेन में ये बाइसोन की केव पेंटिंग मिली है। इसकी डेटिंग 17,000 साल पहले की गई है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि ये केव पेंटिंग भी अनपढ़ लोगों ने बनाई है। तो हम इनसे पूछेंगे, तुम वहाँ देखने गए थे कि ये अनपढ़ लोगों ने बनाई है, प्री हिस्टोरिक लोगों ने बनाई है? मतलब जो भी चीज़ मिल जाए उसमें इवोल्यूशन घुसा दो। हर चीज़ में अपने मतलब की चीज़ को देखो। आप लोग दूसरों को कहते हो, आप लोग कौन सा कम हो? केव पेंटिंग जो भी है वो एक आर्ट है जो कि बनाई होगी कोई मानव ने, कोई जंगल निवासी मानव ने। इसमें क्या आश्चर्य है? वन में रहने की प्रथा तो प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कोई भील इत्यादि जाति हो रही होगी जिसने कि ये पेंटिंग बनाई होगी। अब ये डायग्राम देखिए, टाइमलाइन ऑफ होमिनिन इवोल्यूशन। इस चार्ट में कितने कितने समय में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन सी स्पीशीज में, वो इस चार्ट में बताया है। ये 4 मिलियन ईयर्स से पहले के रिकॉर्ड है, वहाँ से आज तक क्या क्या हुआ। देखिए यहाँ पर इन लोग झूठी प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग दो भिन्न जातियों को ओवरलैप करवा रहे हैं नई स्पीशीज को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर आप इनकी चालाकी और बेईमानी को पकड़िए। मिले हैं कुछ स्पीशीज, उनके फॉसिल्स मिले हैं, ये लोग मनमाने ढंग से अब उसमें ओवरलैपिंग करवा रहे हैं और ऐसे ही छल से ये लोग इवोल्यूशन को सिद्ध करते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हमारी एविडेंस से सिद्ध हो रहा है। कुछ सिद्ध तो होता नहीं है। तो देखिए इस डायग्राम में बताया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जाति जो है वो दोनों 2 मिलियन ईयर पहले ओवरलैप होकर के नई नई डिफरेंट स्पीशीज बना दिए। और फिर यहाँ से ये लोगों ने फाइलोजेनेटिक जो इनकी जेनियोलॉजी है उसका पूरा का पूरा गप हाँक दिया। ये लोग तो गपोड़ों के भी सरदार सिद्ध हो रहे हैं। इनको अपने पूर्वजों को बंदर बनाने में इतना मजा आ रहा है, इसलिए इनको आप बंदर पुत्र ही कहिए। तो बंदर पुत्रों और आर्यगणों आगे सुनो। ये इवोल्यूशनिस्ट जो है वे कहते हैं कि 1 मिलियन साल तक ये दोनों मिलते मिलते बहुत सारी स्पीशीज को उत्पन्न किए और इसका खंडन हमने प्रथम की वीडियो में किया है। कोई भी दो स्पीशीज को ऐसे ही मिला जुला करके कुछ भी उत्पन्न कर देना ये कोई सिद्ध नहीं होता है। भिन्न भिन्न जातियों को मिला दोगे और ऐसे ही म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ भी नया स्पीशीज मिल जाएगा, ये मानना एकदम साइंस के थ्रू मूर्खता है, कोई सिद्ध करने वाली बात नहीं है। अब ये देखिए फाइनल इन लोगों का नया मॉडल क्या है कि जितने एप्स है, चिंपैंजीज है और हम ह्यूमन है, हम सब एक के थ्रू नहीं बने हैं, हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर था। ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं। ये देखिए जो ये ए पॉइंट गया इससे पैदा हो गए चिंपैंजी और ये बोनोबोस, और जो बी पार्ट है उससे फिर दूसरी प्रजाति का इन लोगों ने कल्पना किया। अब जितनी इन लोगों को फॉसिल्स मिली उसको एक नए नए प्रजाति या उसका कॉमन एंसेस्टर अलग अलग बना दिया इन लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर, और जो अंतिम जो कॉमन एंसेस्टर था उससे बना दिया होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस। ठीक है, ये है इन लोगों का सबसे बड़ा गप। अब देखिए आगे क्या गप मारा है। यहाँ पर क्या लिखा है, एडेप्शन फॉर वॉकिंग बाइपेडली, यानी 2 पैरों से चलने वाला जो एडेप्शन एंड स्मॉलर कैनाइन टीथ।
यानी कि इस स्टेज से 2 पैर पे चलने वाला एडेप्शन बढ़ने लगा। ओहो, तो फिर ये लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे शरीर में होती है और जो बंदर में होती है, उस सब को इसी गप से हाँक दिए। सारे शरीर विज्ञान का एनाटॉमी का पूरा कचरा कर दिया 1 मिनट में। और हमारे मुख में जो 4 कैनाइन वाले नुकीले दांत होते हैं वो यहाँ से स्मॉलर होते गए। ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है। वास्तविकता से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तुम कोई भी स्पीशीज़ दिखा दोगे और दूसरा कोई स्पीशीज़ दिखा दोगे और कहने लगोगे यही हमारा एंसेस्टर है, और ऐसे करके टीथ छोटी होती होती गई। तो अब बंदरों के टीथ क्यों नहीं छोटे हो रहे हैं वो तो बता दो, और छोटा होने का कारण क्या है? रिचर्ड सर, आप कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ाओगे? हम स्टूडेंट होने से एक हक है हमें, हम जो प्रश्न पूछेंगे उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है एनलार्ज चीक एंड जॉस। यहाँ पर ये कल्पना किया है कि बाद में हमारा जो चीक और जो गाल है और जो जॉस है वो बड़ी होते गई। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि चिक्स एंड जॉस और ये सब क्या हो गए, मिडल वाले हो गए, और जो हमारे च्यूइंग मसल्स है वो और बड़े होने लगे। इसके बाद नीचे लिखा है कि स्लाइटली लार्जर ब्रेन। अब ब्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगा, 600 सीसी हो गया। मोर वर्टिकल फेस, यानी जो फेस है वो थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा। अब बंदर से इन लोग रूपांतरित होकर मनुष्य बनने लग रहे, और हमारा ठुड्डी भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होने लगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, हाथ जो है उसमें लंबे लंबे फिंगर्स होने लगे जिससे कि हम ग्रिप पकड़ते हैं, यानी आज का मनुष्य जिस प्रकार के लंबे लंबे उंगलियां हैं। मतलब ये पूरी थियरी इन लोगों ने बनाई तो बनाई कैसे? टूटे फूटे फॉसिल्स को लेके, खाली स्कल को लेके कुछ ना कुछ बना करके दूसरे स्पीशीज को ले करके इन लोगों ने इवोल्यूशन थियरी को सिद्ध करने के लिए बहुत लंबी लंबी फेंका है। मतलब ये कोई पोकेमॉन का शो चल रहा है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी विकसित होते जा रहे हो और फटाफट विकसित होकर के तुमको मानव बनाना है। क्या मूर्खता है ये। और यहीं पर गप हाक दी कि एबिलिटी टू मेक सिंपल स्टोन टूल्स। अरे तुम क्या देखने गए थे? तुमको कैसे मालूम? ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा छल है वो हेतुहीन है और वो खंडित है। उसको तो पहले सिद्ध करो। हर रूप से आपका खंडन हो रहा है। और ये टूल्स उन लोगों ने मीट खाने के लिए बनाए। मतलब तुमको ये भी मालूम चल गया? क्या अंतर्यामी हो आप लोग यार। मतलब वो सारे के सारे टूल्स वो जानवर मारने के लिए ही बनाए गए थे क्या? सब के सब मांसखोर थे। कितना झूठ इन लोग फेंक रहे हैं। और आप पूछोगे कि ये झूठ कैसे है, तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। जब हम आर्यों का इतिहास बताएंगे तब हम ये सिद्ध कर देंगे कि प्राचीन काल में शिकार आदि नहीं होता था और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग शाकाहारी थे, मांसखोर नहीं थे। ये हम सिद्ध कर देंगे। अब देखिए क्या लिखा है, स्मॉलर जॉ एंड चीक टीथ। तो यहाँ भी इन लोगों को स्टोरी बनाना था कि बड़े से छोटा छोटा टीथ होते गया, तो इसके लिए यहाँ पर इन लोगों ने ये लिख मारा। और उसके आगे क्या लिखा है कि पैर भी जो है वो अभी लंबे लंबे होने लगे। पैर क्या कोई इलास्टिक चीज़ है, तुमको खींच दिया और तुम बड़े हो गए? और उसी से हम बने हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे सिद्ध करोगे? आप कोई बंदर से मनुष्य बना करके दिखाइए ना। अब इसके आगे क्या लिखा है, आर्च्ड फीट, यानी पूरी की पूरी वेल शेप्ड हमारी फीट अभी होने लगी यहाँ पर। वाह, हमारी जो फीट की शेप है वो अब बदल गई ताकि अब हम तेजी से दौड़ सकें। अभी तक तो हम लटक रहे थे, अब हमको दौड़ने का मन किया। और यहाँ पर हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, 650 से अब 1200 सीसी हो गया। अब लास्ट में और लार्जर ब्रेन हो गया 1400 सीसी का। और फिर लिखा है राउंडेड कैनियन वॉल्ड, यानी कि सर एकदम गोल होने लगा अब। और फिर क्या लिखा है, कैपेसिटी फॉर आर्ट। यहाँ से हमारे आर्ट वार्ट बनाने के लिए हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता आ गई। यानी इससे पहले जो भी मिलेगा वो आर्ट वार्ट जो है वो नहीं था हमारे पूर्वजों में। उसके बाद फुल ब्लोन लैंग्वेज। ओहो, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने एकदम संस्कृत जैसी परफेक्ट भाषा बना दी है ना। तो अब थ्योरी इनकी ख़त्म हो गई तो कुछ क्लैपिंग तो बनती है ना। इतनी बढ़िया और इतनी वेल डिफाइंड थ्योरी है जिसका कि हम लोग खंडन ही नहीं कर सकते। ये तो अकाट्य थ्योरी है दर्शकों, और इसी के बल पर तो रिचर्ड डॉकिंस और उनके अंधभक्त इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि भैया आस्तिकों को हमने परास्त कर दिया, गॉड को हमने रिजेक्ट कर दिया, इवोल्यूशन थियरी को हमने सिद्ध कर दिया और पता नहीं क्या क्या। तो मजाक हम बंद करते हैं, तुम भी बंद करो। तुम्हारी थ्योरी में थोड़ा भी कुछ सत्य नहीं है, उससे कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। मतलब तुम ये कहोगे कि मुख प्राणी से दुनिया की सारे जितने भी वर्ण उच्चारित होते हैं
वो सारा बोलने वाला एक ऐसा स्पीशीज बन गया बंदरों से कि उसने संस्कृत जैसी भाषा बना दी जिसमें दुनिया के समस्त अक्षर बोले जा सकते हैं। और उसकी मुखाकृति सब के सब परफेक्ट इसलिए बनी क्योंकि क्या कारण है? नेचुरल सिलेक्शन। रैंडमली सब कुछ बन गया। इसको कौन स्वीकार करेगा? तो देखिए मित्रों, फॉसिल्स पर बताने के लिए बहुत कुछ है, उसके ऊपर हजारों प्रश्न है, वो किसी रूप से भी सिद्ध नहीं होती है। अभी तो हमने बहुत सीमित रूप से बहुत थोड़ी समीक्षा की है, जबकि इवोल्यूशन थियरी पर तो इससे ज़्यादा खंडन अब तक हो चुका है। तो अब हम बिना समय गवाए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो देखिए, ये एक बोट है जो कि 1955 ईयर के अराउंड मिली थी। द पैसिक कैनोय नाम से ये फेमस है। ये बोट ड्रेंट म्यूजियम में रखी गई है और इसकी डेटिंग 10,000 ईयर्स एगो की है, अर्थात आज से 10,000 वर्ष पहले भी इन बोट्स की खोज हो चुकी थी। और जो लोग ये कहते हैं कि आज से 7,000 साल या 10,000 साल पहले की जो पेंटिंग्स मिलती है वो जंगली मनुष्यों ने बनाई है, अनपढ़ लोगों ने बनाई है, वो इस पर क्या जवाब देंगे? बोट भी अनपढ़ लोग बना देते हैं क्या? और हमारे भारत में भी द्वारिका की जो डेटिंग हुई है वो 10,000 ईयर्स एगो की हुई है। यानी उस समय पे प्लैन्ड सिटीज और उससे रिलेटेड सारी विद्याएं मानवों के पास उपलब्ध थी, आर्यों के पास उपलब्ध थी, ये सिद्ध होता है। अब हम सेकंड फाइंडिंग पे जाते हैं। ये देखिए, सेंट्रल टर्की में 1960s में एक सिविलाइजेशन मिली जिसकी की डेटिंग 9,000 साल पूर्व की जा रही है, अर्थात 9,000 वर्ष पहले भी अनेक प्लैन्ड सिटीज और सभ्यता वाले मानव रहते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पर फार्मिंग आदि के चिन्ह भी ये लोगों को मिले हैं, अर्थात कृषि विद्या भी उन लोगों को ज्ञात थी। और ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी गिनी जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, ये देखिए 5,000 वर्ष पुराना ये ओल्डेस्ट लिनन ड्रेस इजिप्ट में पाया गया है। ये भी लंदन की पेट्री म्यूजियम में रखा गया है। इस वस्त्र को देख करके ये लगता है कि आज से 5,000 वर्ष पहले भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अनेक सभ्यताओं में उपलब्ध थी। देखिए इसकी बनावट एकदम आज की तरह है। 5,000 वर्षों में हमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ और हम पर ही आकर के पूरा इवोल्यूशन इनको रुक जाना था। ह्यूमंस लोग दूसरी प्रजाति से मेल करके पता नहीं कब करेंगे, जिससे कि हमसे भी एक बेस्ट स्पीशीज उत्पन्न होकर के धरती पे एग्जिस्ट करेगी। ये डार्विन भक्तों से जरूर पूछना चाहिए। अब ये देखिए 73 ईयर्स एगो की केव पेंटिंग मिली है, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि ये मानवों ने निर्मित की है, क्योंकि इतनी बौद्धिक क्षमता केवल मानवों में होती है। और आर्ट्स मेकिंग ये भी होमो सेपियंस में क्वालिटी मानी जाती है। और डार्विन के मत में होमो सेपियंस जो है वो सबसे बौद्धिक विकास वाला है, जो कि 1,00,000 साल पहले हमारे धरती पर बना। यानी कि उसके पहले कोई भी होमो सेपियंस नहीं मानते ये लोग। और यदि उसके पहले कोई ऐसी एविडेंस मिल जाती है तो इन लोगों का खंडन हो जाएगा। अब इस प्रमाण को देखिए, चाइनीज जियोलॉजिस्ट को डेलिंगा क्विनघाई, चाइना का एक प्लेस है जो कि 1,50,000 साल पुरानी बाइगोंग पाइप्स मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,50,000 वर्ष पहले। अब बोलिए, जब होमो सेपियंस ही नहीं थे तो ये इतनी वेल प्लान्ड, तो ये पाइप का स्ट्रक्चर किसने बनाया होगा? आप तो ये कहते हैं कि जो अर्ली मैन्स थे वो तो मूर्ख थे, उन्हें तो सभ्यता में जीना भी नहीं आता था, तो पाइप किस सभ्यता ने बना दी? और बनाई तो किस लिए बनाई? कोई प्लैन्ड सिटी या सभ्यता के लिए ही तो बनाई होगी। आजकल भी हम देखते हैं तो कोई वाटर मैनेजमेंट या सीवर इत्यादि के लाइंस के लिए ही तो पाइप्स का यूज होता है। इस प्रमाण को देख करके तो सारे इवोल्यूशनिस्ट के पसीने छूट रहे होंगे। अभी भी नास्तिकों के पास समय है, अपनी मूर्खता को त्याग कर सत्य को स्वीकार कर लो। अब ये देखिए 3,500 वर्ष पुराना लंच बॉक्स मिला है स्विस एल्प्स में। ये भी किसी न किसी सभ्यता के चिन्ह है। अब देखिए ये 65,000 वर्ष पुराना केव पेंटिंग मिला है स्पेन में। यहाँ पर भी मानव सभ्यता के चिन्ह दिख रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पर एक गप हाँक रहे हैं कि ये निएंडरथल्स की केव है और ये पेंटिंग भी उन्हीं लोगों ने बनाए हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको इवोल्यूशन थ्योरी को सिद्ध करना है।
कभी तुम निएंडरथल्स को पहले बताते हो, कभी तुम होमो सेपियंस को पहले बताते हो, कभी तुम बोलते हो आर्ट का सबसे पहले विकास होमो सेपियंस में हुआ, कभी निएंडरथल में ला देते हो। अरे दोनों में अगर सेम है तो एक ही स्पीशीज मानो ना दोनों को, कौन रोक रहा है। आज से 5000 ईयर्स बीसी के अनेकानेक गोल्ड ऑर्नामेंट्स के प्रमाण मिले हैं। अब बताइए ये गोल्ड कौन सी सभ्यता पहनती थी। यहाँ पर तो आर्यों की सभ्यता सिद्ध हो रही है। पूरे भूमंडल पर आर्यों की सभ्यता विद्यमान थी। स्वर्ण को धारण करना हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो ऐसी आर्कियोलॉजी से बहुत सारी चीज़ निकलती है, तो एक हट नहीं करना चाहिए इवोल्यूशन थियोरी पर। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 9000 ईयर्स ओल्ड एक बो मिला है, एक धनुष मिला है, जो कि कोपेनहेगन म्यूजियम में रखा है डेनमार्क के। ये धनुष भी मानवों की सभ्यता को सिद्ध करता है। अब ये देखिए मित्रों, 1,00,000 वर्ष पुराना स्कल के बीड्स, ये इजराइल में मिला है और ये बीड्स के ऊपर डेकोरेशन हुआ है। ये कोई नेचुरल फॉर्म डेकोरेशन नहीं है, बल्कि इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस का बनाया हुआ बताया है। और ऐसा कौन सा हमारा प्री एंसेस्टर होगा जो बीड्स के ऊपर डेकोरेशन करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, ऐसा क्या कारण है। तो यहाँ पर मानवों की एक अच्छी सभ्यता, मतलब जस्ट आई हुई सभ्यता तो ये सब नहीं कर सकती आर्ट वर्क। तो यहाँ पर मानवों की एक सभ्यता जो बीड्स को धारण करती थी फैशन इत्यादि के लिए, जैसा कि हड़प्पा में भी बीड्स का यूज किया गया, उसी भांति सभ्यता आज से 1,00,000 वर्ष पहले भी इस धरती पर विद्यमान थी। ये सिद्ध होता है। ये सारे के सारे प्रमाण इवोल्यूशन के विरोध में अपनी गवाही दे रहे हैं। अब ये देखिए मित्रों, 1.7 मिलियन ईयर्स एगो की ये स्टोन टूल, जिसको कि ये लोग होमो इरेक्टस का बनाया हुआ मान रहे हैं। अब होमो इरेक्टस में भी आर्ट वर्क आने लगा। ये लोग भी अब अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। हम तो पहले ही बोले हैं कि होमो इरेक्टस कोई बंदर नहीं, वो भी मानव ही था। वैसे हमारा यहाँ पर ये मत है कि ये कोई जंगल की प्रजाति में रहने वाले पूर्व के व्यक्तियों ने बनाई है। उस समय के सबसे खतरनाक जो स्पीशीज होंगे, जो जानवर होंगे, उनसे रक्षा करने के लिए। और पत्थर के टूल्स तो आज भी बने करते हैं। हो सकता है ये पत्थर का टूल प्राचीन काल में कुछ यूज़ के लिए बनाया गया हो और वो आज तक बिना नष्ट हुए आज तक मिल गया हो। इससे पूरा का पूरा वो एज ही स्टोन एज कह देना, ये कहाँ तक तार्किक है। वो पाइप किस लिए मिला वो बताओ ना। वो पाइप भी स्टोन का मिलना चाहिए, चाइना का। वहाँ क्यों नहीं बोलते हो। तो इनके तर्क में कुछ दम नहीं है मित्रों। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो की ये ओल्डाउन स्टोन टूल्स मिले हैं इथियोपिया में। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टोन के ही टूल्स क्यों मिल रहे हैं। तो देखिए, इतने लंबे अंतराल में स्टोन ही ऐसा चीज़ है जो आज तक वैसा का वैसा ही आज तक हमें उपलब्ध हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें अन्य कारणों से नष्ट हो जाते हैं या फिर रीयूज़ करते हुए आगे की जनरेशन्स में चले जाते हैं। ये स्टोन टूल को ये लोग गप हाँक रहे कि होमो हेबिलिस नाम का जो स्पीशीज है उन्होंने बना दिया, मतलब ये बुद्धि भी उन लोगों में थी। तो देखिए यहाँ भी वही तर्क है कि प्राचीन काल में बहुत अलग अलग टाइप के जानवर हुआ करते थे, उनसे रक्षा करने के लिए स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे जो कि सुरक्षित रहकर आज मिल रहे हैं। और वहीं ये देखिए 3.3 वर्ष पहले का लोमैक्वियन स्टोन टूल्स मिले हैं, वेस्ट तुर्काना केनिया में मिले। अब हम आपको एक वापस से उस इमेज पर ले जाते हैं जो ये इवोल्यूशनिस्ट दिखाते हैं। तो देखिए 3 मिलियन ईयर और 4 मिलियन ईयर पहले क्या एग्जिस्ट करता था। इनका स्कल देखिए और ये आज के बंदरों के स्कल देखिए, इनमें तो बौद्धिक क्षमता भी एकदम कम थी। जब आज के बंदर कभी कोई टूल नहीं बना रहे हैं, कोई ऐसे स्टोन टूल्स नहीं बना रहे हैं, न उसकी कोई यूज़ कर रहे हैं, तो सोचिए ये सब लोग कह रहे हैं कि ये एप्स ने बनाया है। आप इसको विश्वास करेंगे? तो ये सारे टूल्स कोई पुअर पीपल के भी तो हो सकते हैं जो उस काल में रहे हो। जैसे स्टोन के अनेक चीज़ें आज भी उपलब्ध होती है, वैसे ही उस काल में होते थे। इसमें क्या आश्चर्य है। हाँ, स्टोन एज पर जो आपने कल्पनाएं थ्योरीज रची है उसका खंडन तो हमने पूर्व की सारी वीडियोस से कर ही दिया। अब देखिए 3.6 मिलियन ईयर पहले
का एक ह्यूमन फुटप्रिंट मिला है, जिसे आप इस चित्र में देखिए। लेकिन ये लोग उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस बता रहे हैं। अब एक यहाँ पर हम विचार करेंगे, ये प्रजाति बहुत छोटी प्रजाति होती है और ये प्रजाति आज से 3 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। इसका चेहरा देखेंगे तो वो पूरी तरीके से बंदर जैसा दिख रहा है, यानी कि आज के कुछ चिंपैंजीज से मिलता जुलता है। अब सोचिए कि चिंपैंजी से उसका चेहरा मिल रहा है तो इसकी फीट भी उसकी तरह ही मिलती होगी। यदि कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप देखेंगे फॉसिल्स में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। टूटे फूटे फॉसिल्स को लेकर के ये लोग कहते हैं कि ये इसका जो फीट होगा वो एकदम ह्यूमन की तरह होगा। वैसे ये फुटप्रिंट्स के जो साइज़ है वो भी बहुत छोटे हैं और थोड़े से 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा गड़े हैं। इससे यहाँ पर ये तर्क बैठता है कि इतनी सुव्यवस्थित रूप से चलना और एकदम क्रम से अपने कदम बढ़ाना और पैरों का ज़्यादा धंसना, इसका अर्थ यही बनता है कि कोई 13 ईयर ओल्ड का कोई बच्चा या फिर कोई बच्ची, मानव के ये 2 बच्चे, इन्हीं में से किसी एक का ये फुटप्रिंट है। हो सकता है कि ये कोई वानर का भी हो जो आज से पहले लुप्त हो गया हो, एक बार वो भी मान कर देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे फिर वही उठता है कि चिंपैंजी में जो पैरों की जो डिज़ाइन है वो आप देखेंगे तो थोड़ी उसकी लंबी उंगलियाँ होती है और हमारे पैरों की तरह नहीं होती है। जो उसका इतने मिलियन ईयर्स के बाद भी उसके पैरों में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई उसको चलने के बावजूद, वो बहुत चलने के बावजूद उसकी पैर एकदम हम जैसी नहीं हो पाई। तो सोचिए इतना पुराना समय का जो हमारा एंसेस्टर, जो ह्यूमन का एंसेस्टर है, उसके पैर इतने सुव्यवस्थित किस प्रकार हो गए। और जो हम दोनों का कॉमन एंसेस्टर है उसके भी तो पैर टेढ़े मेढ़े होंगे, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग और जो आगे जनरेशन है उसमें सीधे पैर किस प्रकार हो गए। और जो कहो कि नहीं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, तो प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर अन्य जाति के स्पीशीज़ कहाँ हैं, और भी ऐसे स्पीशीज़ कहाँ हैं, उसके फुटप्रिंट यहाँ क्यों नहीं दिख रहे। क्या अकेले वहाँ पर चल रहा था वो? और अकेले चल रहा था तो इसको छोटी इसकी साइज़ होने के कारण और पूर्ण विकसित न होने के कारण अन्य जीव इसको मार सकते होते। ये इतना स्वच्छंद रूप से कैसे घूम रहा है, क्या ये प्रश्न नहीं उठता? आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि जो पैर के जो फुटप्रिंट है वो एकदम मानव से मिलते हैं। कुछ लोग तो ये कहने, देखो यहाँ पे जो है फुटप्रिंट थोड़ी सी मिसमैच है, तो इस पर यही तर्क है कि अरे भाई इतने मिलियन ईयर्स के बाद आपको एकदम छपी छपाई एकदम साफ़ सुथरी थोड़ी ना आपको फुटप्रिंट मिलेगी। और क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो 2 टो का ही था? ये भी तो नहीं कहोगे, इसलिए कुतर्क आदि मत मारिए। यहाँ ये भी तर्क बन रहा है कि कोई एक बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है जिसके कि फुटप्रिंट यहाँ पर छप गए हैं। आपकी भी एक कल्पना है कि 3 मिलियन साल पहले कोई मानव, कोई होमोसेपियंस नहीं था और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। आपने ये नहीं देखा था कि ये उसी के फुटप्रिंट है। और हम ये भी नहीं जानते कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 4 पैरों की थी, झुक के चलने वाली थी, या फिर खड़े होकर के चलने की। ये तो अभी भी इन लोगों की सिर्फ कल्पना है। तो देखिए ये जो प्रमाण है इससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई ना कोई ऐसे स्पीशीज़ का है जो 2 पैरों पर बहुत अच्छे ढंग से चल पाता था, जिसका कि बैलेंस भी नहीं बिगड़ता था और वो अपने कदम एकदम मानव की तरह चलते बढ़ाता था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आधा शरीर देखने से यही पता लगता है कि ये कोई एक बंदर की तरह है। तो ये कहना कदापि उचित नहीं है कि ये एकदम स्ट्रेट ही चलता था और छोटे होने के बावजूद स्वच्छंद धरती पर घूमा करता था। ये कोई तार्किक उत्तर या फाइंडिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर दूसरा तर्क देंगे तो इवोल्यूशन खतरे में आ जाता है, इसलिए आप लोग वहाँ पे स्वीकार करोगे नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है कि ये मिला वो मिला, सब कुछ मिला, स्टोन का मिला, कहीं कुछ फॉसिल्स मिले या चाइना की पाइप मिली, जो भी हो, इसमें वैदिक क्या मिला? आप लोग कहेंगे कि आप लोगों का मत तो वैदिक है, तो आपके मत का क्या मिला? कुछ वैदिक सभ्यता का दिखाओ ना।
तो ये है हमारी फाइंडिंग। ये रहा वैदिक सभ्यता का निशान। हमारे आयुर्वेद में वर्णित जो जड़ी बूटी कूटने इत्यादि के लिए जो बर्तन बनाया जाता था, जिसे आज भी हम पत्थरों से ही बनाते हैं और उसी में हम पीसते हैं, ये मिला है। और इसकी डेटिंग की गई है 30 से 50 मिलियन ईयर एगो। क्या हुआ, चौंक गए? A case I've always found fascinating is the California gold mine discoveries. Gold was discovered in California in the 19th century. To get the gold, miners dug tunnels into the sides of mountains like Table Mountain in the Sierra Nevada mountains. And deep inside these tunnels in the solid rock, the miners found human bones and human artifacts. For example, they found many of these stone mortars and pestles. And we may wonder what the ancient people were doing with these. What makes these things so interesting to me is they were found in layers of solid rock that belonged to the early part of the geological period called the Eocene, which means they'd be about 50 million years old. Now, from the standpoint of a Vedic archaeologist, that's not impossible. But from the standpoint of modern archaeologists, it's just beyond imagination. Now, these discoveries were originally reported to the scientific world by Dr. Whitney, who was the chief government geologist of California. He was actually educated here in Boston at Harvard University. His report about these discoveries was published by Harvard University. But we don't hear very much about these discoveries today because of the process of knowledge filtration. This is the anthropologist William Holmes, who worked at the Smithsonian Institution. He wrote, if Dr. Whitney had understood the theory of human evolution, he wouldn't have published that report. In other words, if the facts did not support the theory of evolution, they should be forgotten. And basically, that's what happened. तो देखिए, अब मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। 2 अगस्त 1890 में J.H. नील ने एक स्टेटमेंट साइन किया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में लिखा है, मोंटेजुमा टनल कंपनी द्वारा मिस्टर J.H. नील ने जब टनल में विजिट किया तो उस माउंटेन में 1400 से 1500 फीट जब गहराई में गए हुए, तब मिस्टर नील ने बहुत सारे स्पीयर हेड्स देखे जो कि कुछ डार्क रॉक यानी काले पत्थरों के बने हुए थे। स्पीयर मतलब राउंड शेप्ड आकार का था, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो उस समय उनको ये पता नहीं था कि ये मॉर्टर या पेस्टल जैसी कोई चीज़ है, उनको सिर्फ लगा कि ये स्पीयर हेड है जो लगभग 1 फुट के लेंथ के होंगे। तो उस पर जब और शोध हुआ तो उन्होंने ढूंढा तो वहाँ पर एक मॉर्टर भी मिला है जिसका कि 3 से 4 इंच का डायमीटर था। धीरे धीरे और शोध चली तो फिर उन्होंने ये कंफर्म कर लिया कि ये एक पेस्टल है और दूसरी वस्तु मॉर्टर है, जैसा कि हमारे आयुर्वेद इत्यादि में उपयोग या वर्णन मिलता है, जिसकी साक्षी डॉक्टर R.I. ब्रॉमली ने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख करके सहमति जताई कि जो स्पीयर हेड मिला है वो और कुछ नहीं, एक मॉर्टर है, जो कि आप डॉक्टर ब्रॉमली के प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं। उसके आगे लिनियल्स क्या लिखते हैं, ये सब कुछ एक ही साथ मिले हैं और कुछ कुछ फीट के ही दूरी पर मिले हैं। हो सकता है किसी कालखंड में ये यहाँ पर एक आयुर्वेद की शाला हो जहाँ आयुर्वेद की सब ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस होते होंगे, तभी तो इतनी मात्रा में अमेरिका यानी कैलिफोर्निया में मिले हैं। वैसे ही इसमें भी लिखा है, हो सकता है कि उस समय भी ये यूज़ किया जाता हो और फिर समय के साथ साथ ये नीचे दब गया हो, फिर उसके बाद खुदाई एक्सकेवेशन में मिली। अब इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक साथ भी मिले हैं और ये एक दूसरे के हिस्से भी हैं, मॉर्टर और पेस्टल। और ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिखा है सिनक्लेयर नामक बुक के पेज नंबर 117 से 118 में लिखा है, इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। तो आप पूछ रहे थे ना कि प्राचीन काल में भी कोई ऐसी बौद्धिक चीज़ दिखाई है जो मानव सभ्यता के निशान के रूप में स्वीकार किया जा सके। आप कह रहे थे कि होमो सेपियंस सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो देख लीजिए ये किस प्राणी ने बनाए होंगे। इससे सिद्ध होता है कि मानव सभ्यता आज से अनेक वर्ष पूर्व भी आज जैसे ही व्यवस्थित थी, और जो हर चीज़ इतिहास न मान करके केवल प्रत्यक्ष या फिर सोच रहे हैं कि सारा का सारा इतिहास प्रत्यक्ष प्रमाण में दिख जाए,
ये भी एक सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आयुर्वेद विद्या का निशान मिल रहा है। और ये मॉर्टर पेस्टल तो हमारे ग्रंथों में भी सदा से पत्थरों पर ही बनाई जा रही है। आज भी देखेंगे तो घर घर में सील मिलते हैं पीसने के लिए, मसाला इत्यादि पीसने के लिए, जो कि आदिकाल में भी थी और आज भी है। तो इससे आपका जितना भी इवोल्यूशन थे उसका सब यहाँ पर खंडन हो जा रहा है। और आप लोग तो इसको कोई प्रामाणिक कहेंगे नहीं, क्योंकि हम आप ही का खंडन कर रहे हैं, तो आप तो इस पर ठप्पा लगाओगे नहीं। हाँ, खंडन तो उन्होंने भी नहीं किया है। छोटे मोटे अंधभक्त साइट ने ही खाली इसको अपोज करने की नाकाम कोशिश की है, तो उनके उत्तर भी हमने तर्क से दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम फिर से तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे आपकी अर्थ की जो लेयर है उससे आपने डेटिंग निकाली सारी फॉसिल्स की, उसी प्रकार ये भी डेटिंग निकली है। तो यहाँ पर यदि इसका खंडन करेंगे तो आपकी उन सारी थ्योरीज का भी खंडन हो जाएगा और एविडेंस होता है। और ये मॉर्टर और पेस्टल एक जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह मिले हैं, जैसे केनिया में भी मिले हैं, इत्यादि बहुत जगह मिले हैं। हाँ, एक प्लॉक्सी रिवर के भी निकट डायनासोर और ह्यूमन फुटप्रिंट्स एक साथ मिले हैं, लेकिन उस पर भी सिर्फ कुतर्क किया गया है कि कोई ऐसी स्पीशीज होगी जिसका कि पैर लंबा होगा आज के ह्यूमन की तरह, और उस समय तो इवोल्यूशन हुई नहीं थी, तो ऐसे पैर कहाँ से आ गए। तो ऐसे ही बहुत सारे कुतर्क दे करके उन्होंने उसको भी खंडन किया। खैर, हमारा बस यही कहना है कि जब आप पत्थर की डेटिंग नहीं कर पाते हैं तो निर्णय भी आप नहीं दे सकते, और जितना अंडरग्राउंड लेयर बाय लेयर ये मिल रहा है उस डेटिंग को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि ये वो उस जगह पे क्यों मिल रही है, ये आखिर मिली ही क्यों इतने नीचे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो मॉर्टर और पेस्टल है ये उस देश में क्या कर रही है, जब ये भारतीय वैदिक सभ्यता का निशान है तो ये वहाँ पर क्यों मिली। इससे यही सिद्ध होता है कि देखिए, आयुर्वेद की विद्या प्राचीन काल में सभी जगह पे थी, वही आज खुदाई में वहाँ मिली है। वे लोग इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं करते हैं, न तो आज करते हैं, न तो आज से कई साल पहले करते थे। यह अत्यंत प्राचीन आयुर्वेद विद्या का निशान है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि हमारे सारे एंसेस्टर्स अफ्रीका से निकले, तो इस पर हम ये कहेंगे कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बनाइए जिससे धरती के नीचे के फॉसिल्स इत्यादि जो सभ्यता के निशान है वो डिटेक्ट किए जा सके। और फिर आप अयोध्या इत्यादि हमारे भारत में जो प्राचीनतम इतिहास है वहाँ एक्सकेवेशन अगर किया जाए ठीक ढंग से, तो मुझे विश्वास है वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य या प्रमाण मिलेंगे, और ये सारी की सारी इनकी जो थ्योरी है वो नष्ट हो जाएगी। वे तो चाहते ही हैं कि इसको हम सिद्ध न करें, इस पर जैसे कि सारी इतिहास पर मिट्टी डाल दी गई वैसे इसे भी दबा दिया जाए, इसे भी मिटा दिया जाए। जब एक्सकेवेटर ने अपनी बुक में ही लिखा है तो वही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। अब उसका खंडन भी करना है तो वहाँ उस साइट पर जाकर के करो ना। यदि ये छल होता तो कैलिफोर्निया में J.H. नील अपनी सभ्यता को नहीं प्रूफ करता, वो क्यों ये सारी चीज़ें दिखाता। अर्थात ये कोई कुतर्क ही है इन लोगों का, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। हमने जो थोड़े में फॉसिल्स के ऊपर जानकारी दी है उसी से आप ये समझ लीजिए कि लोग दिन रात जो फॉसिल एविडेंस मिला उस पर इतना उछलते हैं, वो कितनी सत्य है कितनी झूठ है। और यदि आपको लगता है कि इससे भी कोई खंडन नहीं हो रहा है तो हमारी दूसरी वीडियो को अवश्य देखें, वहाँ पर भी फॉसिल्स पर फैलाए गए जितने भ्रांतियाँ हैं उन सब का मूलोच्छेद होगा। एक बात और बताना चाहेंगे कि जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, और यदि आपने दूसरी वीडियो देखी और पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायनासोर के एविडेंस, वैदिक मत में कैसे सृष्टि उत्पत्ति बताई है, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से खंडन करेंगे, रिचर्ड डॉकिंस के अनेक कुतर्कों का खंडन करेंगे, तथा नास्तिकों के जो मैमल्स पे लेके कुतर्क है उस पर भी अगली वीडियो में पूरा समाधान होगा। और जो लोग गॉड को रिजेक्ट करते हैं, ईश्वर को रिजेक्ट करते हैं, पर ब्रह्म को रिजेक्ट करते हैं, उनकी भी धुलाई अगली वीडियो में होने वाली है। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। यही विषय अगली वीडियो में भी कंटिन्यू होने वाली है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।